मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। महागठबंधन पर जिसमें आरजेडी 144 सीटों पर जीती थी, 75 इनके विधायक चुने, सबसे बड़ी पार्टी बनी, 52% इनका स्ट्राइक रेट रहा, 27% आपका स्ट्राइक रेट था और 70 सीटों पर आप लड़े थे, 29 पर लेफ्ट, 55% उनका स्ट्राइक रेट, 243 कुल आप लड़े थे और 45% था। 70 सीटें पिछली बार लड़ी थी। क्या इस बार वाकई आलोक जी सीडब्ल्यूसी के साथ एक दबाव बनाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी लड़ पाए? 100 से ज्यादा चाहते हैं या 100? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है सबसे पहले तो स्ट्राइक रेट पर बात कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट और ये सब चीजें जब इतनी बड़ी वोट चोरी देश के अंदर पकड़ी जा रही हो, जब पता चलता हो कि किस तरह से वोट जोड़े जाते हैं, किस तरह से काटे जाते हैं और किस तरह से डब्बों को बदला जाता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आकर 5 ईवीएम आती हैं और उसी से नतीजे बदल जाते हैं, तो उसके बाद ये स्ट्राइक रेट का जो फंडा है, इस पर मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। बात तो सही है। अब बात आती है कि ज्यादा सीट, 100 सीट, 80 सीट, 90 सीट, जो भी आप के सूत्र बता रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी गठबंधन हो, कोई भी पार्टी हो, वो चाहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटों पर लड़ूं। इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये तो बीजेपी के जो एलाइज हैं उनके यहाँ भी है, हमारे जो एलाइज हैं उनके यहाँ भी है, और हम अभी तक जो कुछ चीजें हम अपने पत्ते जो नहीं खोल रहे हैं, उसमें ये सीधा सीधा है कि चिराग की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, जेडीयू के लोग हों, बहुत लोग आना चाहते हैं। एक पूर्व विधायक कल ही आए हैं जेडीयू के हमारे यहाँ पर। हो सकता है चिराग जी और मांझी जी की भी अंतरात्मा जाग रही हो कहीं ना कहीं। और बीजेपी की आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर जो बौखलाहट है, उससे पता चलता है कि इनकी जमीन वहां पर खिसक चुकी है। इमोशनल डैमेज। जिस तरह से आज राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के लीडर्स ने आज पूरी तरह से बीजेपी के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर हमला बोला है, उससे पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। तमाम आप पत्रकारों से मिल रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। मैं तो चाहता था कि बीजेपी के प्रवक्ता आते, 50% जो टैरिफ लगाया था उस पर भी पीसी करते, जो हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आई थी उस पर भी पीसी करते, H1B वीजा पर भी करते, सम्राट चौधरी की डिग्री पर भी करते, अशोक चौधरी के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको भी क्लैरिफाई करते। लेकिन मुझे लगता है केवल कांग्रेस से बौखलाकर आज पिछले 4-5 घंटे में देखिए पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। कोई ट्वीट कर रहा है, मोदी जी ने भी 5-7 ट्वीट कर दिए हैं, मोदी जी लगे हुए हैं, रेल मंत्री लगे हुए हैं। आज सारी सौगात बिहार को मिल जाएगी, 70,000 करोड़, 80,000, 90,000 करोड़, उसका तो कहीं पता चला नहीं। एक नए उद्योग के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। 70,000 तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? करोड़ का जो सीए जी ने बताया कि उसकी रिसिप्ट नहीं मिल रही है, कहां चला गया, वो भी 2013-14 का, 14-15 का नहीं। उसके ऊपर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 1,000 एकड़ के करीब अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी, पेपर लीक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। हम तो कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर है। बौखलाई कौन हुई है? बीजेपी बौखलाई हुई है पूरी तरह से। आज जिस तरह से तमाम मुद्दे उठाए गए हैं वो बिहार से रिलेटेड है, बिहार को किस तरह से आगे ले जाया जाए उससे संबंधित है। लेकिन आज बौखलाहट बीजेपी में इसलिए है कि इनके भ्रष्टाचार के तमाम आरोप सामने आ रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है और बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। चलिए ठीक है, इससे पहले रुक जाइए शहजाद जी, क्योंकि आप दोनों ही बोलते रह जाएंगे। प्रियंका भारती जी भी आए, ये वाला आपको दिखा के जरा, ये वाला जो आज बीजेपी, बिहार बीजेपी ने डाला है वो जरा दिखाते हैं प्रियंका जी, फिर आपका रिएक्शन उस पर लेंगे। क्या आपकी पार्टी को अब नहीं लग रहा है कि चुनाव करीब आ रहे हैं? घमंडिया में कला भारी है, जूतम पैजार की तैयारी, वो दिखा रहे हैं। 150 सीट आप चाहते हैं, 105 सीटें कांग्रेस पार्टी, जेएमएम 12 सीटें, 60 सीटें उधर लेफ्ट की तरफ से, 45 सीटों की मांग उधर से सैनी साहब की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला? क्योंकि देखिए अब तो चुनाव करीब है, अब तो कांग्रेस पार्टी को भी खुलकर कहना चाहिए ना, भाई वोट कीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं ये बोलने को। वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। अंजना जी, लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना, क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं।
ड्रग माफिया मतलब अफीम, गांजा, चरस, कहाँ कहाँ किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके बीच में पहले हुआ? आपकी पार्टी में थे क्या जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह, वो देखिए अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहां कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक दूसरे पर कर रहे हैं, क्योंकि विजय सिन्हा जी रहे उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी, ये अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, वो कहता है वो मेरे विभाग में ज्यादा पैसा खाता है, एक दूसरे पर खुद आरोप लगा रहे हैं। सीएजी के बस हवा निकल गई बारे में तो आपको खुद ही अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोले 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया है, बिल्स वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं करा है। बताइए अंजना जी, हम लोग बाजार जाते हैं 100-200 का सामान खरीदते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब तो जनता का पैसा आप यूटिलाइज करा लिए, शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विभाग हो, हर जगह आपने कहा यूटिलाइज किया, कुछ पता नहीं है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि शहजाद जी बोल रहे थे कि मोदी जी की मम्मी को, माता जी को गाली दिया गया, पर मैं बता दूं शहजाद जी, वो वीडियो डॉक्टर था जिसकी आप बात कर रहे हैं, पातेपुर के भाजपा विधायक थे लखिंदर पासवान जी, उनके सामने वो गालियां दी गई थी। तो आप लोग खुद गाली दिलवा रहे हैं तो मैं उसको भी कंडेम करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप तो खुद भाजपा आपको कैसे यहाँ भेजती है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि शहजाद पूनावाला खुद कहते हैं भाजपा वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। तो जो मोदी जी पे ऐसे आरोप लगाते हैं उनको यहाँ पर तो भाजपा भेजती है, पर जरूरी बिहार के लिए ये है कि हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए ये मुद्दा है। अति पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए, जो हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं ना आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। धीरेन जी, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला, क्योंकि कांग्रेस से सीधा सवाल है। आलोक जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका जी आ रही हूँ। ठीक है आलोक जी। देखिए, मैं समझता हूं ये सवाल पूछकर लोगों को भ्रमित करना, लोगों को उलझाए रखना। अब मैं पूछूं आरएसएस ने आज तक कितने दलितों को अपना आरएसएस का अध्यक्ष बना लिया, प्रेसिडेंट बना लिया, चेयरमैन बना लिया, ये सब बेकार की चीजें हैं। असली चीज ये है कि जो बीजेपी की बात कीजिए ना आलोक जी, आलोक जी नहीं, आलोक जी संघ तो अलग है, संगठन है, यहाँ पे बात कीजिए ना। बीजेपी और कांग्रेस की होगी ना, शासन की बात है ना, शासन में भागीदारी की बात। मुझे लगता है कि पूरी बीजेपी कहती है कि हमारे लिए आरएसएस ही सब कुछ है, हम आरएसएस की उपज हैं। कोई आरएसएस को माता बताता है, कोई पिता बताता है, कोई दादा बताता है, कोई दादी बताता है, और आरएसएस की बात ना की जाए। जो क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी का एग्जाम्पल नहीं है आपके पास, तक नहीं कर पाया हो उसके प्रोडक्ट। अगर मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी के अंदर भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं। बीजेपी में क्या दलित बना दिया इन्होंने? हाँ, प्रधानमंत्री आज तक क्या बना देंगे? बंगारू लक्ष्मण अगला बना देंगे। आप कहिए आज कहकर जाइए, अरे भाई वो अध्यक्ष बने हैं, केवल प्रधानमंत्री बने हैं क्या? वो चेक हो गया, बंगारू लक्ष्मण बने थे। वो जो 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री रिश्वत लेते पकड़े गए थे, जो ओबीसी प्रधानमंत्री कितने जवाब सुनिए शहजाद। मैं आपके बीच में नहीं बोला शहजाद, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आपको दिक्कत होगी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, क्या दिक्कत होगी? धमकी वाली राजनीति नहीं। वही बंगारू लक्ष्मण है ना जो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वो जो कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े गए थे, वही बंगारू लक्ष्मण थे ना। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए, ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का तरीका है। एफआईआर बीजेपी ने कराई, अरे भाई इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कराई। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 18 चिट्ठियां लिखी, किसको? सीआईडी ने भी लिखी, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि फंसते हुए नजर आ रहे थे। आप बार बार सफाई इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर देते रहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन फंस चुका है पूरी तरह से। राहुल गांधी जो विषय उठाते हैं इलेक्शन कमीशन उस पर ही कानून ले आता है। आप बताइए चंडीगढ़ मॉडल क्या था भाई? चंडीगढ़ मॉडल तो पूरे देश ने देखा। दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होने के बाद भी बीजेपी ये नहीं मानने को तैयार है कि वोट चोरी करते हैं आप। कहीं वोट जोड़ देते हैं, कहीं वोट काट देते हैं, कहीं एसआईआर चला देते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ इलेक्शन कमीशन को लगाई है वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज का जो विषय है
कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बिहार के लिए हमने ये किया, बिहार के लिए अगर किसी ने किया तो गरहरा का प्लांट हो चाहे। तो जो संबित पात्रा जी ने कहा है उसी का सीधे से जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी का बम बम होगा। देखिए हम भी तो यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का बम बम होगा। हमारी भाषा बोल रहे हैं आज वो बीजेपी के प्रवक्ता। हम भी कह रहे हैं कि वोट चोर जेल जाएंगे। जिन जिन लोगों ने वोट चोरी में अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा किया है वो जाएंगे। जिन लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को पंगु और पिट्ठू बनाया है वो सब जेल जाएंगे। जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खोखला किया है वो भी सब जेल जाएंगे। देखिए ये तो लेने के देने पड़ गए। कि राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, ये कहने वाले लोग अपनी समझ को जरा देख लें। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी हो और चाहे इलेक्शन कमीशन हो, राहुल गांधी ने हर समय पर हर चीज को पहले से पहले चेताया था। अच्छा ठीक है आलोक जी, एक सवाल है आपसे जिससे पहले कि मैं प्रियंका भारती जी के पास जाऊं। आलोक जी, एक सवाल है। 4 विधायक ये जो शोएब जमई जी के ओवैसी की पार्टी के आरजेडी में गए थे, वो किस दम पर गए थे? उनको अचानक लगा कि ओवैसी साहब खराब है और तेजस्वी जी बड़े अच्छे हैं। वहां पर क्या चला था? देखिए मुझे लगता है कि वो विधायकों ने खुद बैठकर अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी कि क्या चला था। वैसे तो और एमआईएम उनको समझ आ गया था कि केवल और केवल बीजेपी की मदद करने के लिए बिहार में आई थी। उन विधायकों को भी समझ आ गया। प्रियंका भारती, कहावत है जब आंख खुली उनकी तो उनको समझ आया और वो चल दिए उधर। उनकी आंख खुली तो वो चल दिए उधर। अब बाकी जो इधर बीजेपी में जाती है उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, या पता नहीं क्या होता है जो आप ईडी और तमाम चीजें कहते हैं। प्रियंका भारती जी, आप लोगों ने ही ऑपरेशन लालटेन किया था, शोएब जमई की पार्टी को ही उजाड़ दिया पूरा। 5 उन्होंने पतंग उड़ाए थे हवा में, 1 पतंग उनके हाथ में बचा है। आप लोग क्या करते हैं? क्या मतलब चेहरा पसंद आ जाता है इसलिए लोग आ जाते हैं आपके पास? बीजेपी के पास जाते हैं तो लालच से जाते हैं या डर से जाते हैं? और प्रियंका भारती जी आपकी पार्टी में काहे आ गए? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अंजना जी, हमारे पास हजारों करोड़ इसी के साथ एक सवाल जोड़ रही हूँ। वैसी साहब सीधा कह रहे हैं कि आरजेडी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैंने 3-4 चिट्ठियां लिखी हैं कि मैं साथ में लड़ना चाहता हूँ। आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो वो घमंड दिखा रहे हैं। अंजना जी, हमारे पास जो लोग आते हैं वो इच्छा से आते हैं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? नीतीश जी को तो हम जबरन नहीं लाए थे ना, भाजपा वाले उनको डरा धमका रहे थे, पार्टी को खत्म करने वाले थे, तब नीतीश जी हमारे पास आए थे। तो हम किसी को लाते नहीं है, सब खुद आते हैं। दूसरी बात कि शहजाद जी बोल रहे थे हमें जातिवादी। चलिए शहजाद जी, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब कर्मयोग की मैं सैर करवाती हूँ। एक पैराग्राफ में मोदी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि समुदाय जो परंपरागत रूप से मैला ढोने और सफाई का काम करते हैं, वो लोग पता है क्यों करते हैं? उनको स्पिरिचुअल, उनको एक तरीके से एक्सपीरियंस होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम नहीं करते। या जातिवादी सोच नहीं लगती है क्या आपको? और नेपो किड बहुत करते हैं शहजाद जी। मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जी नेपो किड नहीं है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।